जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो हाजिर है संविधान के अगले पार्ट को लेकर। हो सकता है पिछले कुछ पार्ट आपको ठीक तरह समझ में नहीं हो, क्योंकि वो थोड़े से ऐसे ही कॉन्सेप्ट है, उसमें थ्योरिकल थोड़े से समझने वाले, थोड़े से ज़्यादा थ्योरिकल तो पॉलिटिकल साइंस पूरा ही है। मगर जो आज के टॉपिक है वो आपसे, जो मेरे जो टॉपिक है वो समझाने शुरू हो जाएंगे ज़्यादातर। उनमें लिखवाना भी होगा मगर समझाना ज़्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि हमने पिछली बार पढ़ लिया था, हमने वो बहुत सारी चीज़ें हमने कवर कर ली थी पूरा, कि भारत कैसे आज़ाद हुआ। यहाँ तक हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था भारत स्वतंत्रता अधिनियम पढ़ा था हमने। आज जो हमारा टॉपिक है, आज से हम पढ़ेंगे संविधान की प्रमुख विशेषताएं। जो संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं, सबसे पहले हम इन पे बात करेंगे, ठीक है। और ये आपके इस बार पैट के एग्जाम में भी ये पहले की टॉपिक बना दिया गया, संविधान की विशेषताएं, ठीक है। तो फिर इसे थोड़ा सा पढ़ते चलेंगे आराम से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा भारत को आज़ादी मिल गई थी। दो स्वतंत्र निकाय 14 और 15 अगस्त को दो स्वतंत्र निकाय भारत और पाकिस्तान की स्थापना हुई, और उसके बाद भारत के लिए संविधान सभा का गठन हो गया और उसने संविधान लिखना शुरू कर दिया। वो संविधान सभा जो थी, जब वो वही काम कर रही थी, विधायिक काम भी वही कर रही थी, संविधान बनाने का काम भी वही करती थी, और प्रशासनिक कार्य भी वही देख रही थी। जब वो संविधान सभा के रूप में कार्य करते तो उसके अध्यक्ष होते थे पंडित जवाहरलाल राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के रूप में काम करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके थे अध्यक्ष, और एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष थे, और एक और जो दो उपाध्यक्ष थे इनके, ठीक है जी। उसके बाद में भी जो अन्य चीज़ें दो और आती हैं, वो ये निकल के सामने आ जाती हैं कि तो जो उसमें जब वो विधायिका के रूप में काम करती थी तो उसके सलाहकार जो थे, संवैधानिक सलाहकार तो बी.एन. राव थे उनके, ठीक है, वहाँ पर संविधान सभा के। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब प्रशासनिक कार्य की देखरेख करते तो जवाहरलाल नेहरू, और जब विधायक के रूप में काम करते तो वी.एन. राव भी उसके मेन प्रमुख आदमी व्यक्ति हो जाते थे वहाँ पर। और जी अब आगे चल पढ़ते हैं थोड़ा सा हम कि संविधान सभा ने और अन्य काम क्या क्या किए, थोड़े से इस बारे में हम पढ़ लेंगे आज। तो सबसे पहली बात तो कि जो संविधान सभा थी, वो जब संविधान बन गया 26 नवंबर 1949 को, यहाँ पर संविधान सभा पूरी तरह से क्या हो गई, समाप्त हो गई, क्योंकि इसका काम पूरा हो गया, लगभग पूरा हो गया, खत्म। अब तो इसे लागू करना था बस, क्योंकि इसे लागू किया गया फिर 26 जनवरी 1950 में। यहाँ देखते हैं, देखिए नवंबर से 26 दिसंबर 26 जनवरी, बीच में लगभग मेरे यहाँ पर आप देखोगे तो फिर बीच में आपको 2 महीने का अंतराल मिलेगा। तो ऐसे क्या कारण रहे कि जो भारत सरकार थी उसको संविधान जब बनकर 26 नवंबर को लागू हो चुका था, उसके कुछ अंश ही लागू किए उस दिन इसने, ठीक है। पूरी तरह से लागू क्यों नहीं किया गया, अब 26 जनवरी को ही पूरा संविधान क्यों लागू किया गया। तो इसके पीछे एक रीजन है कि कांग्रेस ने जो लाहौर में अधिवेशन किया था, उसमें उसने 26 जनवरी को आज़ादी के रूप में मनाने की बात कही थी, क्योंकि अब ये तो संभव नहीं था, 15 अगस्त को ही भारत देश आज़ाद हो चुका था। तो इसीलिए इसे बड़ा महत्व देने के लिए 26 जनवरी को ही चुना गया, क्योंकि 26 जनवरी के दिन को बड़ा दिन बनाने की बात कही गई थी। तो इसे आज़ादी से कम महत्व नहीं है 26 जनवरी का आपके लिए, आज़ादी के दिन के बराबर ही महत्व है 26 जनवरी का। और इस दिन हमारे देश को अपना राष्ट्रपति मिला, अपना संविधान मिला, अपने झंडे, वो बहुत सारी चीज़ें थी जो चुनी गई, वो भी लिखाई जाएंगे आपको, ठीक है। तो पूरी तरह से हमारे देश का गणतंत्र हुआ इस दिन। तो इसलिए हम इसे क्या बनाते हैं, गणतंत्र दिवस बनाते हैं। इस दिन संविधान लागू हुआ था, पूरी तरह से पूर्ण रूप से लागू हुआ था, ठीक है। प्रांतों में भी प्लस राज्यों में भी और केंद्र में भी, दोनों तरह से संविधान लागू हो गया। यहाँ पर 2 महीने का गैप इसलिए था बीच में, क्योंकि कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में बात की थी कि हम 26 जनवरी के दिन को ही बड़े दिन के रूप में बनाएंगे। तो यहाँ पर ये मुख्य बात थी, इसलिए इन्हें 2 महीने के बीच में क्या करना पड़ा, इंतजार करना पड़ा। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ। चलिए फिर उसके बाद में जो देखिए आप
यहाँ पर 1949 तक संविधान सभा ने अन्य कार्य किए। 1949 को ही राष्ट्रमंडल में जहां पर कॉमनवेल्थ गेम खेले जाते हैं, ठीक है, तो राष्ट्रमंडल में अपनी अनुमति दर्ज की इसने, ठीक है, अपनी कि हाँ वो राष्ट्रमंडल का हिस्सा है, भारत ने यह भी स्वीकार किया। अब ये राष्ट्रमंडल के अंदर वो देश आते थे जहां पर ब्रिटेन का कहीं ना कहीं कभी ना कभी शासन रह चुका था, जैसे कि अब अमेरिका और जापान। जो देखिए अमेरिका तो देखिए क्योंकि सुपर पावर है इसलिए वो राष्ट्रमंडल का हिस्सा होने से अपना को मना करता है, इसलिए कॉमनवेल्थ के गेम वहाँ भी नहीं खेले जाते। मगर जो जापान है वो कभी किसी गुलाम रहा नहीं, तो इसलिए हमारा यहाँ पर ये जापान में भी राष्ट्रमंडल का हिस्सा नहीं है, वो सदस्य नहीं है यहाँ पर भी। तो भारत राष्ट्रमंडल की सदस्यता दर्ज की। सबसे पहली बात क्या की यहाँ तक हमारे सबसे पहले राष्ट्रमंडल में सदस्यता दर्ज की। दूसरी सबसे बड़ी बात हुई कि 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को ही संविधान सभा जो थी उसने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। और इसमें भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी रही थी कि पहले जो तिरंगा था उस पर महात्मा गांधी का वो चरखा होता था, तो उस चरखे को हटाया गया। यहाँ की जनता में आक्रोश भर गया उस तिरंगे को लेकर, काफ़ी खून खराबी। बाद में फिर इसमें अशोक स्तंभ से हमने अशोक चक्र ले लिया गया। अब इनके कलर्स के मीन भी आपको पता होंगे। जो पहला तिरंगे में कितने कलर होते हैं कुल मिला के? 4 कलर होते हैं टोटल यहाँ पर आपके। सबसे पहले केसरिया कलर होता है। जो केसरिया है वो प्रतीक होता है किसका? जो बलिदान दिए हैं शहीदों ने, जो वीरता है और साहस का प्रतीक वो है आपका। फिर बीच में पट्टी मिलती है आपको एक सफ़ेद रंग की, उसका मतलब है शांति का प्रतीक है कि भारत क्या चाहता है? शांति चाहता है, ठीक है, अपने राज्य में पूरी तरह से शांति स्थापित करना चाहता है। तीसरा हरियाली, हरियाली सुख समृद्धि और विकास का प्रतीक है, ये हो गया। अब फिर बीच में जो नीले कलर में है अशोक चक्र, उसमें 24 तिल्लियाँ हैं, उसमें 24 तिल्लियाँ हैं। 24 तिल्लियों का मतलब कि 24 आवर्स, ठीक है, दिन के 24 घंटे ये देश विकासशील है। यहाँ का जो झंडा है वो फहरता रहेगा, फिर ये देश विकासशील रहेगा, ठीक है, इसलिए दिखाया गया ये। आप मेरे प्रति 24 तिल्लियाँ जो होती हैं वो इसलिए होती हैं, ठीक है। तो फिर ये चीज़ें राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया यहाँ पर, सबसे बड़ी बात ये हुई। फिर उसके बाद में जैसे कि सबको पता है संविधान सभा की बैठक जो थी हमारी 1900, देखो अभी तो नहीं है, देखो खत्म अभी तो। उसके बाद में फिर 24 जनवरी 1950 को, जहां पर मुख्य रूप से काम हुआ आपका, राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। राष्ट्रीय गान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। जो भारत का राष्ट्रीय गान है वो जन गण मन है, जन गण मन अधिनायक जय है। इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, ठीक है। और हमारे साथ साथ जो म्यांमार है, जो बांग्लादेश है, उसका भी राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। वहाँ का राष्ट्रीय गान आनार सोनार बांग्ला है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखने वाली बात है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान भी संविधान सभा द्वारा अपना लिया गया। फिर उसके बाद में सेम 24 जनवरी को ही, इसी तारीख को ही 1950 को ही राष्ट्रीय गीत को भी अपना लिया गया। भारत ने अपना राष्ट्रीय गीत को भी अपना लिया गया, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर संविधान सभा ने कार्य किए हमारे, ठीक है जी। उसके बाद में ये हो गया आपके 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रपति को भी चुना गया। हमारे जो राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया, ठीक है। राष्ट्रपति चुना गया राजेंद्र प्रसाद जी को। समझ में आई भैया जी सभी ये चीज़ें? तो ये काम थे जो संविधान सभा ने कुछ किए थे, ठीक है जी। अब कुछ
इनसे जुड़े कुछ फैक्ट भी जान लेते हैं कि संविधान सभा में और क्या क्या फैक्ट थे हमारे, ठीक है, आवश्यक तथ्य क्या क्या थे। तो इतनी चीज़ें क्लियर है आपकी भैया चीज़ जो टोटल जो है, जो संविधान की बैठक थी उसने कुल मिला के 114 दिन चर्चा हुई थी आपकी, 114 दिन इस पर बैठकें हुई थी और 114 दिन इस पर चर्चा हुई थी बनाने के लिए, ठीक है जी। और इसके अनुमानित खर्च जो था उस समय लगभग 63 लाख कुछ थे, 63 लाख 68 कुछ थे लगभग अनुमानित, ऐसे मान लीजिए आप लगभग दिन में ये इतने दिन तो बैठक हुई थी। और 64 लाख रुपए अनुमानित समय मान लीजिए कि आप इतना पैसा लगभग 64 लाख रुपए के लगभग में संविधान बनने में क्या आया, खर्चे में आया था, ठीक है जी। ये पैसे यहाँ पर तक आपके मतलब कि ये टोटल पैसे यहाँ तक उठे थे आपके। अब उसके बाद में भी क्या हुआ कि संविधान के बारे में थोड़ी सी और विशेषता जान लेते हैं। ठीक है, संविधान की प्रमुख विशेषता चल रही है, मगर अभी थोड़ा सा हम संविधान अंतरिम जो संसद है वो संविधान सभा के रूप में जो काम कर रही है उसके द्वारा क्या क्या मुख्य कार्य किए गए हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ तक ये हो गया हिसाब किताब आपका जो है जी। फिर उसके बाद में आप यहाँ जानिए कि और क्या क्या काम हुए थे आपके। संविधान सभा ने एक काम जरूर किया कि हाथी को मोहर के रूप में अपनाया। हाथी को मोहर से बोलते हैं हम प्रतीक के रूप में स्वीकार किया संविधान सभा ने, ठीक है जी। जो भारत का जो मोहर है, संविधान पे जो मोहर है आपकी जो है जी, जो राष्ट्रीय मोहर है हमारी, वो उस पर किसकी चीज़ की, वो हाथी की मोहर होती है, ठीक है जी हमारी। और सन BN राव को संवैधानिक सलाहकार जो थे उन्हें कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है जी, ये भी इसका काम था। दूसरी बार कि HVR अयंगर को जो HVR अयंगर थे इन्हें जो संविधान जो सभा थी उनका सचिव नियुक्त किया गया। ठीक है, HVR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया, ये भी बहुत बड़ी बात है यहाँ पर, ठीक है जी। तो हाथी को मोहर के रूप में बनाया ये चीज़ें। और जो संविधान को लिखा गया, देखिए कई बार यहाँ बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि संविधान को लिखा किसने, तो अधिकतर बच्चे जो हैं अम्बेडकर जी का नाम लगा देते हैं। वो बात ठीक है कि लिखने में सबसे बड़ा योगदान इनका था, मगर हाथ से लिखावट इनकी नहीं थी उसमें, ठीक है, हाथ से लिखावट इनकी नहीं थी, इन्होंने तैयार किया था मसौदा। अधिकतर जो संविधान का भाग है वो सभी जानते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 से ही हमने लिया था, ठीक है जी, 1935 से लिया था हमने। मगर 1935 में जो आया आपका, क्योंकि गोलमेज सम्मेलन जो थे 30, 31, 32 लगातार 3 हुए थे, उन तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो बातें लिखित थी वो पृथक निर्वाचन वाली बात भी रखी गई थी कुछ हद तक वहाँ पर, जो आप देखोगे तो फिर तो वो वहाँ पर अम्बेडकर जी बराबर तीनों सभाओं में उपस्थित थे। तो कई बार बच्चे कहते हैं कि कॉपी है भारत का संविधान, नहीं, कॉपी मत कहना बिल्कुल भी, ये अनूठी विशेषताएं रखता है, ये संसार में अद्वितीय संविधान है आपका। इस जैसी विशेषताएं तो शायद दुनिया का कोई भी संविधान ना रख पाए जैसा भारत देश का संविधान है। हमारे देश का संविधान सबसे अच्छा संविधान है, ठीक है। तो जो वहाँ पर बैठक हुई थी गोलमेज सम्मेलन में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, उसमें जिन्ना और जो अम्बेडकर थे, 2 व्यक्ति प्रेजेंट में थे तीनों में। तो जो 1935 का अधिनियम बनकर आया अंग्रेजों द्वारा, उसमें बहुत बड़ी भूमिका रही थी यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। तो जिससे हम कहते हैं कि 70% भाग 1935 से लिया गया, तो वो बनकर ही उनकी उससे आया था मर्जी से काफ़ी हद तक, उसमें उनके द्वारा ही प्रावधान थे लिखित जो उन्होंने मांगे थे ब्रिटिश सरकार से, ठीक है। तो 1935 का भी जो अधिनियम आया था वो अम्बेडकर के ही, उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी इसे लाने में। तो अपने बनाए हुए भाग में से लेना कोई कॉपी करना थोड़ी हो गया। जब उन्होंने वे चीज़ें मांगी और उन्हें वो चीज़ मिल गई तो उन्होंने वैसी की वैसी उठा के कुछ चीज़ें रख दी वहाँ पर, ठीक है। तो फिर वो कॉपी नहीं कह सकते हैं उसे वहाँ पर, ठीक है जी। तो संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया यहाँ पर, ठीक है जी। और LN जो मुखर्जी थे आपके, इन्हें सभा का प्रारूपकार चीफ ड्राफ्टमैन नियुक्त किया गया। लिख लेंगे इनके नाम भी, LN मुखर्जी
जो एल एन मुखर्जी थे को ठीक है, चीफ ड्राफ्टमैन थे आपके, चीफ ड्राफ्टमैन, चीफ ड्राफ्टमैन। तो एच.बी.आर. अयंगर को संविधान सभा के जो थे सचिव नियुक्त किया गया था और एल एन मुखर्जी को संविधान सभा का प्रवक्ता नियुक्त किया गया था यहाँ पर। ठीक है जी। और जो लिखा था प्रेम बिहारी रायजादा ने संविधान को लिखा था। ठीक है जी। अंग्रेजी अनुवाद जो था, इटालियन शब्दों में लिखा था आपका जो है जी। ठीक है जी। किसकी बात चली हमारी ये जो है जी, ये चली हमारी अंग्रेजी अनुवाद की बात। तो जो अंग्रेजी अनुवाद था संविधान का उसे प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा था, इटालियन शब्दों में जो लिखा था। ठीक है। और वो भी अंग्रेजी में लिखा था। ठीक, अंग्रेजी में यहाँ पर उसने जब लिख दिया था संविधान को, जब लिख दिया इन्होंने, उसके बाद भी कई सारी मुख्य बात थी कि ये प्रमुख लेखक थे। ठीक है जी। और इटैलिक शैली में उन्होंने इसे लिखा था, इटैलिक शैली में, इटालियन जो इंग्लिश थी उसमें यूज की गई थी। उसके बाद जो मूल संस्करण की हिंदी वर्जन था इसका, इसे थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका जो है जी, ले लीजिए जरा। तो जो इसका हिंदी वर्जन था वो मूल जो हिंदी अनुवाद था मूल संविधान का वसंत कृष्णन वैद्य द्वारा लिखा गया था। तो जो इंग्लिश में लिखा गया था वो प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा था इटैलिक शब्दों में, और जो हिंदी में लिखा था वसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा था। ठीक है जी। इसे नंदलाल बोस ने सजाया था, द्वारा लिखा गया वह नंदलाल बोस ने सौंदर्यकृत किया, मतलब कि एक हिसाब समझे सजाया, जो चित्रकारी थी, नक्काशी थी, उस पर वो सजा दिया गया। ठीक है जी। ये भी यहाँ पर मुख्य बात थी आपकी। ठीक है जी। और जो प्रेम बिहारी रायजादा था जो इंग्लिश में लिखा था इन्होंने जो है जी बीहर राम मनोहर सिन्हा ये व्यक्ति थे। ठीक है, इनके द्वारा सजाया गया था इसे। हिंदी का जो संविधान था वो किसने लिखा था, वो लिखा था कृष्ण वैद्य द्वारा लिखा गया था, और नंदलाल बोस ने उसे सौंदर्यकृत में सजाया था। और जो इंग्लिश का जो वर्जन था इनका वो प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा था, और इसे संविधान को जो इटालियन शब्दों में लिखा था, और बेहूर राम मनोहर सिन्हा ने इन्हें सजाया था, सौंदर्यकृत किया था। दो चीजें थी यहाँ पर। ठीक है जी। अब यहाँ से चीजें क्लियर है आपकी, बहुत सारी चीजें, कुछ और नोट पॉइंट भी है यहाँ पर। जो ये प्रेम बिहारी रायजादा थे इन्होंने संविधान लिखने के लिए एक शर्त रखी थी उस समय पर कि संविधान के हर पन्ने पर ये अपना नाम लिखेंगे और अंत में अपने दादा के नाम। इनकी इस शर्त पर, मतलब कि व्यक्ति, सुन लीजिए मेरी बात क्या कह रहा हूँ आपसे, इन्होंने सरकार के सामने एक शर्त रखी थी कि ये संविधान के हर पन्ने के अंत में अपना नाम लिखेंगे नीचे, और अंत में अपने दादा का नाम लिखेंगे। इस शर्त पर इन्हें यहाँ पर
संविधान लिखने के लिए रखा गया। ठीक है, संविधान की जब शर्त मानी गई, ठीक है जी, इन्होंने शर्त रखी सरकार के सामने तो इनकी शर्त मानी गई और इन्होंने ऐसा ही किया। तो पूछ सकता है कि अंत में किसने अपने दादा का नाम लिखने की बात कही थी? तो प्रेम बिहारी रायजादा ने अपनी ऐसी बात कही थी सरकार के सामने। ठीक है, तो नेहरू जी द्वारा उसके बाद में जो मुख्य संविधान था उसे सजाने की बात की गई और जो उस समय के चित्रकार थे नंदलाल बोस, जो अच्छी तरीके से चित्रकारी में मशहूर थे, उनसे जब इस बात को रखा गया तो उनसे कहा गया कि आप हमारे संविधान को सौंदर्यकृत कीजिए। और उन्होंने देखा उस समय पर, क्योंकि संविधान में उस समय पर 221 पेज थे, उस समय पर 221 पेज थे जब बनकर तैयार हुआ। ठीक है, अब 221 पेजों को तो सजाना संभव नहीं था, तो उन्होंने क्या काम किया नंदलाल बोस ने कि हर भाग पर, क्योंकि 22 भाग थे, ठीक है, तो जी ठीक है जी, तो उन भागों में प्रत्येक भाग के शुरुआत में उसे सौंदर्यकृत किया। किसने भैया? इन्होंने सौंदर्यकृत किया और उसमें 18 से 13 इंच का एक चित्र बनाया। 18 से 13 इंच के चित्र बनाया हर भाग में, संविधान के प्रत्येक भाग पर 18 से 13 इंच के चित्र बना दिए गए इन्होंने। ठीक है जी, तो ये थी इसकी कुछ विशेषताएं। अब जो हमने संविधान को थोड़ा सा पढ़ा भी, हमने थोड़ा सी बातें जानी आज हमने इसके बारे में, फैक्ट्स क्या क्या थे। कल हम पढ़ेंगे कि संविधान की विशेषताएं क्या क्या हैं, कि बड़ा संविधान है और क्या क्या हमें प्रोवाइड करता है ये चीज़ें। तो आज के लिए बस इतना ही।